चलिए रेडी। रेडी रेडी रेडी। केस की सत्यता जांच के बाद केस से अरे एक मिनट सुनो मुझे चुने अभी पोस्टिंग चेंज होगा सकता कैसे कैसे हो सकता है सारे लोग तो पीछे जाएंगे ना जल्दी चेंज होगा पीछे के लोग चेंज होंगे सर ऐसे थोड़ी है चेंज होगा ना हाँ तो अभी नहीं टाइट लेना पड़ेगा ये वाला टाइट में लगाइए कितना लगेगी संतोष नेगेटिव है ओके जी चलो आज संतोष कार्ड दिले तेरा कॉपी ना हो गया सर हाँ चलिए रेडी। ओके मेली का माइक लगा हुआ हटा दो एंड एक्शन बहुत अच्छे तैयारी को कैमरे से सजा दो चेयर रखो बस दूसरा सेकंड क्या करना ये मीडिया में शॉट करवा देते हैं 1 मिनट अच्छा कैमरा डाल हाँ कर कैमरा आप लोग लगा दो या आटा है पीछे कुछ चेयर लगा दो जिस साथ आज तो खाना खा लें लोग ठीक है तो ब्रेक कर दीजिए तुम लोग खाना खा लेते हाँ वो काम बंद है फिर ब्रेक कर संतोष इनका एक टाइप रिएक्शन है रिएक्शन यहीं से 131 लगे चलिए अभी कितना लगा हुआ है ठीक है नहीं नेगेटिव होगा 35 लगा दो क्लोज है ना तो सब लग रहा है पीछे खाली रिएक्शन सारे यस Yes. Thanks. Okay, stand by. और ये सब मीडियम हो गया बोलेंगे अभी थोड़ा बिल्ड डाउन कर रहे हैं हाँ जी कर ठीक है यस को आगे बढ़ो आप थोड़ा तरह राइट वाले इनको दो कंसंट्रेशन को बोलेगा रोल साउंड रोलिंग एंड एक्शन कोर्ट मिस वैली से पूछना चाहती है क्या इस वीडियो पर कोई ऑब्जेक्शन है? यदि वे कुछ कहना चाहें तो कह सकती है। स्मरणी कहाँ पे? यहीं पे एक खड़ी है और वो वहीं पे। चलिए रेडी। रोल साउंड रोलिंग एंड एक्शन कोर्ट मिस वैली से पूछना चाहती है क्या इस वीडियो पर कोई ऑब्जेक्शन है? यदि वे कुछ कहना चाहें तो कह सकती है। मेलिनी की खामोशी को अदालत उसका कबूलनामा मानती है और सारे सबूतों गवाह और जिले के मद्देनजर रखते हुए जय द्विवेदी को बाइज्जत बरी करती है और मेलिनी को झूठे बयान देने और अदालत को गुमराह करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश देती है। जब तक पुलिस अपनी जांच पूरी नहीं करती तब तक मेलिनी को पुलिस अपनी कस्टडी में रख सकती है। फैसले को तत्काल मुकर्रर करते हुए कोर्ट मुलतवी की जाती है।
कर डन हो गया क्या हुआ ये सबको बुला लो भाई देखा आगे जी सुनिए संतोष बाकी करो कैमरा ऑफ करो Just up to chair. विशाल भाई शॉट तो ले अरे तब तक तो हो जाएगा अभी रुक जा समझ आएंगे तब तक तो हो जाएगा। रुक जा 2 मिनट सबर कर 2 मिनट ये 2 मिनट सबर कर क्या बाइक नहीं भी क्या करना है नहीं पहले वर्किंग शॉट करा वर्किंग शॉट है उसके बाद बाइक वर्किंग शॉट उसके बाद फटाक से तुरंत बाइक से देखो सुनो सारे लोग हैं यहाँ पे अमन जी जा रहे हैं एक वर्किंग शॉट खाली कमल क्या है थोड़ा पीछे आ जाना ठीक है ना तो इस तरह बात है ताकि सर्दी आ जाएंगे और मैं भी आ जाऊंगा वरना ठीक है मेरा पैसा बढ़ा था हाँ यहाँ पे इस तरह रोलिंग एवरीबॉडी या रोलिंग एक्शन मिस बननी मुझे ये बताइए कि एक हफ्ते में तकरीबन कितनी पार्टी का पसंद करते और ये जो आपकी पार्टीज होती हैं वो अक्सर कहाँ पर होती हैं? क्लब या पब। तो रोजाना जो आप अपने दोस्तों के घर पर मिलती हैं वो एग्जैक्टली क्या मिलते हैं मिलते मिलते आप इतना शराब पी लेती हैं कि आपको होश नहीं रहता। आप क्या आपको ये पता होता है कि आपके किस दोस्त ने आपको सहारा किया? क्या आपको ये पता होता है कि आपके किस दोस्त ने आपको गोद में उठाया? क्या आपको ये पता होता है कि आपके किस दोस्त ने आपको गाड़ी में डाला और आपको आपके घर तक पहुंचाया? हाँ
बने। सच्चाई क्या है? देखिए इसकी तरफ, ये जो कटघरे में खड़ा है आज जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। मैं मानता हूं कि रेप के बाद एक लड़की की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, लेकिन एक लड़के पर जब एक झूठे रेप केस का इल्जाम डाला जाता है तो भी उसकी जिंदगी बर्बाद होती है, तबाह होती है। हमारी अदालत भले ही उसे बेकसूर समझकर उसे छोड़, लेकिन सारा समाज उसे जिंदगी भर गुनहगार मानता है, सारी जिंदगी। आपके जिस्म पर, आपकी बॉडी पर कितने टैटूज? कितने? 4-5। और ये जो टैटूज हैं कहां पर, कैसे, किस तरह? Exactly, आपने है कि मैंने किसी से नहीं करना है, वो आप किसी स्ट्रीट आर्टिस्ट में। आपको उनका नाम याद है जिसने ये टैटूज बनाए? मैं बता दूं उनका नाम। आप क्यों भला पूछते हैं? इतना तो याद होगा कि टैटू बनाने वाला है या वाली, मर्द या फिर औरत? कौन? मेल, मर्द। जाहिर सी बात है कि ये जो टैटूज आपने बनाए हैं और सबको दिखाने के लिए बनाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अदालत को और हमें ये टैटूज जो है दिखाएं। ये मेरे क्लाइंट की सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती? जब इन्हें बाबा ठीक है। गोविंद, अरे तुम लोग फ्रेम में कुर्सी और रख दो ना। गाड़ी बाहर है और फिल्म सब्जेक्ट क्या है व्यूअर्स के लिए, आपसे पूछना मुझे। सब्जेक्ट आप बताइए प्लीज, फिल्म का सब्जेक्ट। जाहिर सी बात है मैं जर्नलिस्ट हूँ और ये मेरी पहली फिल्म है और मैंने सोचा कि जो हमने लाइव देखी है उस पर फिल्म बनाए। तो ये पूरी कहानी प्रिंट मीडिया पे बेस्ड है, मतलब आप लोगों की कहानी है। आपको देख लगेगा कि इसमें हर इंसान से जुड़ी कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी होगी जो आप हर जर्नलिस्ट की लाइफ से जुड़ी होगी। आपको देख के मजा आएगा। हमने ट्राई किया इसमें कि सब कुछ जब एक घटना एक अच्छे से है जो आप नहीं जानते, जो फील्ड में है वो हम नहीं दिखा रहे हैं इस फिल्म में। जो ऑफिस के अंदर की पॉलिटिक्स, ऑफिस के अंदर की चीजें होती हैं वो हम दिखा रहे हैं। और इसमें एक लेवल दिखा रहे हैं कि छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक की जो जर्नलिज्म होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। और शायद इसमें ऐसा कह सकते हैं कि एक गांव या कस्बे का जर्नलिस्ट है या छोटे शहर का जो जर्नलिस्ट है उसको एक जो दिल्ली या बॉम्बे का जो एलीट क्लास के जो लोग हैं उनकी लाइफ क्या होती है एक दूसरे के बारे में नहीं पता, बहुत बड़ा गैप है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मीडिया को मीडिया के बारे में नहीं पता। तो इस फिल्म के थ्रू एक लोग जानेंगे कि मीडिया है क्या, मीडिया का एक आप कह सकते हैं इनसाइड स्टोरी है। उसमें मैंने ट्राई किया कि काफ़ी सारे रियल लोगों को लूँ मैं। जर्नलिस्ट मैंने बहुत सारे रियल लिए हैं और जज साहब भी एग्री हो गए आने के लिए, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी बात है कि सौभाग्य है कि हमारे साथ कोडे साहब काम कर रहे हैं। आपने इस फिल्म का नाम जेडी क्यों रखा है? जेडी ये जय द्विवेदी कैरेक्टर है, लखनऊ का जर्नलिस्ट है और इसका शॉर्ट फॉर्म जेडी होता है। बाद में फिर मैगजीन जो शुरू करता है उसका भी नाम जेडी है, जर्नलिज्म डिफाइंड, यही टाइटल। इसका जो लोगो है वो भी डिफरेंट है कि जैसे अमूमन पिक्चर्स के नाम होते हैं, ये जो
गवर्नमेंट की सील होती, लाख की सील उस पर लगाते हैं, तो ये वो रेड स्टैंप है कि ये जर्नलिस्ट ऐसा पावरफुल है कि जिसके बारे में लिखते उसकी लाइफ बन जाए, और जिसके बारे में उल्टा लिख दे वो फिर लाइफ बर्बाद हो खत्म। जाए। गोडे जी को अपने कैसे तैयार किया इस फिल्म के लिए, जो कि रियल लाइफ में भी- मैं किसी जज को ढूंढ रहा था जो कि एक बहुत पावरफुल, एक ईमानदारी की मिसाल हो और अच्छा काम किया हो, जिसको डर ना हो किसी से। मैंने बहुत सारे नाम मेरे दिमाग में आया, लेकिन जब कोड़े साहब का आया तो फिर मैं वहीं पे आके दिमाग मेरा रुक गया और फिर मैंने अप्रोच किया। बहुत अच्छे से बात हुई और अच्छा रहा। मीडिया इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के दौर में जो मीडिया इंडस्ट्री है वो कितनी कमर्शियल हो चुकी है और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भूल चुकी है, इसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? ये तो आप ही जानते हैं कमर्शलाइजेशन कितना हावी हो गया है मीडिया पर भी और हमारे फिल्म इंडस्ट्री पर भी। ये है कि उसी में से कुछ एक ऐसी चिंगारियां भी निकलती हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलती हैं, जो सच्ची बातें कहती हैं। कुछ अच्छी फिल्में बन रही हैं जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं, इसी तरह से कुछ अच्छी मीडिया पर्सन्स हैं जो अपनी सच्चाई के लिए लड़ते हैं और लड़ रहे हैं। सर, आप इस फिल्म से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बताओ। मैसेज में यही है कि हर जर्नलिस्ट जो इस फील्ड में आता है, एक तो इसलिए आता है कि ग्लैमर है इसमें, लेकिन जब फील्ड में आता है, पहुंचता है, तो उसको समझ में आता है ग्लैमर सारा खत्म हो जाता है। जब एक मीडिया वाइट के लिए स्टूडियो से फोन आता है और घंटों जब खड़ा रहता है, खैर वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन टीवी में भी कंपटीशन बहुत है। खबर कुछ लिखी, कंपटीशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जो ग्लैमर है फील्ड में आने के बाद सारा वो 4-6 महीने में, 1 आध साल में खत्म हो जाता है। दूसरा चीज बचती है पैसे। पैसे भी अच्छे हैं एक अच्छे लेवल पे, लेकिन नौकरी की जो गारंटी है, तो जो बाहर से फील्ड दिखता है वैसा एक्चुअल है नहीं, कोई भी फील्ड हो। लेकिन मैं इस फील्ड से हूँ तो मैंने इसके अच्छे बुरे सारे पहलू दिखाए हैं कि अगर जर्नलिस्ट आपको बनना है, कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए, जरूरी है, तो वो चीजें हमने दिखाई। अल्टीमेटली मैसेज ये है कि सच्चाई की ही जीत होती है। बिल्कुल, आप सत्य में हो जाते हैं। सत्य में हो जाते। हाँ, मैं 1991 से जज का काम कर रहा हूँ। ये काम में तो नसीब की बात होती है। मेरे पास बहुत बड़े केस आ गए। एक केस में साथ मीडिया बहुत झूठा था। जभी मेरे कोर्ट में मीडिया वाले आ गए, तभी मैं मीडिया वालों को बोला कि ये केस अपने देश की इमेज बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, इसीलिए आप मुझे मदद करो। इस केस का कोई रॉन्ग रिपोर्टिंग नहीं होना चाहिए। आपको जो रिपोर्टिंग करने के लिए जितनी फैसिलिटीज है वो तो मिलेगी, लेकिन आप में से हर का एक जिम्मा रहेगा कि इसमें मिस रिपोर्टिंग नहीं हो जाए। और मुझे ये फक्र की बात होती है कि इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई अंडरटेकिंग नहीं लिया था मैं, लेकिन सब मीडिया वालों ने मुझे ये सब केसों में बहुत सहायता की। कभी इस केसों में बमकांड के केस में कभी मिस रिपोर्टिंग हुआ। तो ये मेरे ध्यान में रखते हुए जब पांडे जी मेरे पास आ गए और पांडे जी ने मुझे बोला कि ये मीडिया पर फिल्म बना रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इसमें जो कोर्ट सीन है वो तो ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक हो जाए, इसलिए मेरी सहायता को। तो पांडे जी की मेरी जानकारी रिपोर्टर करके मैं उनका नाम सुना था, फिल्म वाला करके सुना नहीं था। तो मुझे लगा कि ये नौजवान है, ये कुछ नई चीज कर रहा है। तो उन्होंने मैं उनसे पूछा स्टारकास्ट कौन है, तो उन्होंने बोला कि सब नए हैं
सिर्फ गोविंद नामदेव जी का नाम बताया। गोविंद नाम जी के बहुत फिल्मों में मैं काम देख चुका हूँ। मेरे हिसाब से बहुत संतुलित काम करते हैं। आगे अभी भी मैं उनको बोला आगे भी काम करना है, तो मुझे लगा कि अगर गोविंद नामदेव जी इनको मदद कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं मदद करूं। सिर्फ मैं उनको एक शर्त डाली कि हो सके तो मुझे एक दिन में मेरा काम निपटा देना, क्योंकि मैं ज्यादा बार नहीं आ सकूंगा और ऐसे नेक काम के लिए मैं पैसे नहीं लेना चाहता। और अगर मैं एक दिन नहीं आया तो मेरा दूसरा काम मुझे छोड़ना पड़ा तो मेरा बहुत नुकसान होगा। पांडे जी एग्री हो गए और खासकर मैं इसमें आ गया क्योंकि ये मीडिया पर फिल्म थी और मीडिया आप या आपके भाई, आपके बड़े भाई, इन सब ने मुझे सहायता की है। तो इस पर जो फिल्म बनती है उसमें के कोर्ट सीन जितने रियलिस्टिक हो सकते हैं वो करने की इनकी जो कोशिश है उसमें मुझे लगा कि हाथ बटाना मेरा फर्ज क्या, इसलिए मैं जैसे तो आप पहले खुद एक जर्नलिस्ट है, फिर अभी आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, तो आपका ये जर्नी कैसे रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरी जर्नलिस्ट में अभी भी हूँ। अभी नेपाल अर्थक्वेक आया, मैं होके आया, वो तो मैं लाइफ टाइम रहूँगा। लेकिन ये फील्ड ऐसा है ना कि जो आप सोचते हो, जो करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप न्यूज़ में, मीडिया में कभी नहीं कर सकते, तो एक फिल्म में कर सकते हो। शायद जो इस फिल्म से जितना बड़ा मैसेज, जो चीज़ें हम पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, वो लिख के कोई कितना बड़ा आर्टिकल लिख डालो, कितनी बड़ी कहानी लिख डालो, लेकिन एक फिल्म का असर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो जो आपने पूछा था कि मैं क्या कैरेक्टर कर रहा हूँ, इसमें मैं सेंट्रल कैरेक्टर कर रहा हूँ, नेगेटिव खलनायक हूँ फिल्म का। दिवाकर नाम है इस कैरेक्टर का। ये बहुत ही जमीन से उठा हुआ आदमी है। पहले एमएलए बनता है, कोशिशें, पहले एक साधारण कार्यकर्ता होता है एक पार्टी का, फिर एमएलए बनता है। फिर जब वो अंदर की पॉलिटिक्स देखता है कि किस तरह से लोग पॉलिटिक्स में अपना कद बढ़ाते हैं, क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, वो सब ये देखता है, सीखता है, और वो ही सारे हथकंडे अपना के वो चीफ मिनिस्टर बनता है। और चीफ मिनिस्टर पर बने रहने के लिए वो हर तरह तरीके को अपनाता है। साम दाम दंड भेद, किसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, किसी लड़की का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, एक जर्नलिस्ट का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ये सारी चीज, सारे हथकंडे अपनाते हुए वो अपनी जगह को बना के रखता है। और अल्टीमेटली एक खलनायक है तो डिफीट जेडी मुझे देता है। ये मेरा कैरेक्टर है। देखिए, इसमें जेडी की वाइफ को देखा, एक घरेलू हो तो आप लोग देख ही रहे हो। तो जिसमें मेरा कैरेक्टर है, जेडी मुझे कुछ नहीं मानता, फिर भी दिखाया गया है इसमें कि एक वाइफ अपने पति के लिए इतनी दूर से आती है, लखनऊ से आके क्या क्या करती है वो अपने वो, तो आप मूवी में देख ही लोगे। तो पूरा बॉम्बे जैसे दिल्ली सब घूमना, एक स्ट्रगल टाइप। तो जज साहब, आपसे जानना चाहूँ कि रियल लाइफ में कोई बड़ा चुनाव आता है, आपको जज के रोल पे देना पड़ता है, जैसे सलमान खान का भी आया, तो इस तरह कितना प्रेशर रहता है आपके ऊपर? देखो, जज पर तो प्रेशर तो हमेशा ही रहता है, लेकिन जज पर प्रेशर उसके सामने का आरोपी कौन है इस बात का कभी नहीं होता। प्रेशर इस बात का होता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए, क्योंकि हमारी हाथ से कुछ अगर गलती हो गई तो आदमी को बहुत भुगतना पड़ता है। ट्रायल कोर्ट का मामला
एपेलेट कोर्ट में हाई कोर्ट में करेक्ट होने के लिए कभी 10 साल लगते, उससे भी ऊपर जाना लगा तो 15 साल 20 साल हो जाते। तो ये प्रेशर जज पे होता है। दूसरा प्रेशर, बमकान की केस के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि उस केस के बारे में भी मैं बोला कि ये 93 का ब्लास्ट है, उसका 2007 में नतीजा आया, बहुत बड़ा केस था। 47 में हम लोगों को आज़ादी मिली, मुझे यही सवाल पूछा गया तो मैंने तभी बोला, वही आज मैं दोहराता हूँ कि ये सबसे बड़ी दुख भरी बात थी कि इस केस में जो आरोप थे वो देशद्रोह के जैसे थे। जो गुनाह किए थे वो इंडिया के खिलाफ गुनाह करने की इसमें साजिश थी, कोशिश थी। और दुख भरी बात ये थी कि ये सब गुनहगार एक केस में सब भारत के नागरिक थे। तो आजादी मिलने के बाद 50 साल के बाद, अभी तो गुने तो होते रहते हैं, लेकिन 50 साल के बाद ऐसे गुने को अपने भाइयों को सजा देना, अगर वो तो न्यायाधीश का फर्ज होता है, लेकिन ऐसे गुनों के लिए सजा देना पड़ रहा है, इस बात का भारी दुख था। अभी आपने दूसरा भी एक सवाल पूछा, पांडे जी थोड़े बोले, लेकिन उनसे जो मैं थी इस फिल्म के बारे में मैं जान गई। ये कहानी बहुत एंगल से देखी जा सकती है। एक नौजवान भारतीय पत्रकार है, वो लड़ता रहता है। केस जब पिक्चर आएगी मालूम होगा उसको कौन से प्रसंगों से उसको गुजरना पड़ता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, आखिर तक लड़ता है। ये भी एक संदेश है। दूसरी एक बात है कि हम लोगों के प्रोफेशन अलग अलग होते हैं। आप मीडिया वाले हैं, मैं जज हूँ, ये एक्टर है, ये हमारे प्रोफेशन है। हमारी जो जिंदगी जो है, निजी जिंदगी जो होती है, उसमें अपने पत्नी की साथ होती है। ये फिल्म में भी यही बताया है। आखिर ये पत्रकार को हेल्प करने के लिए उसकी बीवी आगे आती है, अपने पति के लिए लड़ती है। तो मियाँ बीवी का नाता कैसा हो, ये भी आज के जमाने में बाहर आना जरूरी है। जहां हम बाहर आजकल देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पुरानी जैसी आजकल मैरिज रहती नहीं है, 2 साल 3 साल 5 साल के बाद टूटती है। तो मियाँ और बीबी का एक पर कितना अटूट विश्वास होना मांगता है, और एक दूसरे के लिए, इसलिए तो हम कहते हैं कि वो एक जान है, लेकिन दो जिस्म और एक जान है, वैसा होना चाहिए। ये भी ये फिल्म में एक इम्प्लाइड मैसेज है। और सबसे बड़ा मैसेज ये है कि ये इंडिया का मीडिया रिपोर्टर है, ये ऐसे हालातों में काम करके भी उसकी हिम्मत नहीं टूटती है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने पति को न्याय दिलाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो मुझे काफी करनी पड़ी। एक अकेली लड़की जिसको कुछ नहीं पता था, अपने पति के बारे में नहीं पता था, अपने, क्योंकि शादी करने के बाद उसका पति उसके साथ नहीं रहता, चला जाता है, तो वो कभी कहीं नहीं निकली थी, और उसके बाद भी वो अकेली आती है, ढूंढती है उस पति को। काफी कुछ है इस मूवी में। तो ऑटो रिक्शा जैसे ये सब कुछ, तो काफी कठिनाई है इसमें आना जाना। आप खुद ही देख लीजिए। फिल्म तो ध्यान कीजिए आपको। ये तो सिर्फ कर्टन रेजर है, कर्टन रेजर है। थैंक यू वेरी मच। आप जब आप मूवी देखेंगे तब सब जान जाएंगे। मूवी देखने के बाद ही आपको पता चलेगा।
तो होंगे आपण तिथे जाऊया ना. थैंक यू. सर सुनिए ना, आप सब लोग किस तरफ लगे सेंटर सर थैंक यू वेरी मच. ललित रीना जेडी राम की जो फिल्म है इसमें आप लोगों का क्या कुछ किरदार है, आप लोगों की क्या कुछ कैरेक्टर इसके बारे में जानना चाहिए. जेडी फिल्म में मैं टाइटल प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है जय द्विवेदी, और ये स्टोरी उसके आसपास घूमती है कि किस तरह वो एक जर्नलिस्ट बनना चाहता है. उस जर्नलिस्ट बनने का उसका ख्वाब क्या है, उसका मिशन क्या है, लेकिन उस मिशन को पूरा करने के इस पूरे सफ़र में क्या ऐसी चीज़ें जो उसे बदलती हैं, क्या ऐसे चैलेंजेस जो फेस करता है, वो खुद कैसे बदलता है, उन चीज़ों से बाहर आ पाता है या नहीं आ पाता है. ये स्टोरी इस बारे में. रीना हमने देखा कि आपके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं. हाँ. तो कैसे फेस करती हैं आप ये सारी चीज़ें? ये इल्ज़ाम जो लग रहे हैं उसके पीछे भी एक राज है और वो भी एक स्टोरी है जो फिल्म में आपको आगे पता चलेगी. बाकी मेरे लिए ये बहुत नया एक्सपीरियंस है ये फिल्म करना, बिकॉज ऐसी फिल्म मैंने कभी नहीं की है. इससे पहले मैंने फिल्म की है, कॉमेडी फिल्म की है जो भी रिलीज़ होने वाली है दिस ईयर. ये मेरे लिए बहुत एक नया ही एक्सपीरियंस है जहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस भी है. ब्रिलियंट एक्टर, सो आई एम लर्निंग. क्या कुछ कैरेक्टर होगा आपका इस? मेरा कैरेक्टर है मेलेनी. आई एम वर्किंग अंडर हिम इन हिज ऑफिस एज अ जर्नलिस्ट, एंड वहाँ पे जॉब करते करते कुछ प्लान्स बनते हैं जो आप देखेंगे फिल्म में. ललित और रीना, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि इससे पहले आप लोगों ने टीवी में काम किया, टीवी से बॉलीवुड की दुनिया में जो काम करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या कुछ फील करते हैं आप? वेल, टेलीविज़न और मूवी में ज़्यादा फ़र्क देखा जाए तो नहीं. आई थिंक सिर्फ एक्सपोजर की बात है, थोड़ा ज़्यादा बेहतरीन होता है, ज़्यादा एक्साइटमेंट. जैसे कि मैंने कहा टेलीविज़न करने के बाद मूवी करना ऑफ कोर्स इज़ गोना बी वेरी एक्साइटिंग थिंग, बिकॉज स्पेशली जब आपकी डेब्यू मूवी हो, एक्साइटमेंट होती है ऑफ कोर्स, थोड़ी नर्वसनेस होती है, बट आई थिंक इट्स गोना बी अ ब्लेंड. एंड इवेंचुअली जब आप वो चीज़ कर चुके हो, पूरी मेहनत लगा चुके हो, आई थिंक, एंड finger crossed, that's it. Yes. For me, I've never done television because I'm still a new bird in the industry. But I really want to do films, only films. But if I'll get chance to play the kind of character I want to play, if I'll get the chance, I'll definitely do television.